गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं स्तुति सिंह। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं। और ये आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वन। पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट्स में था वन। आज ये दूसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम अप रखिए अपना। और 1-2 दिन में जैसे ही तबीयत ठीक होगा तो वापस पुराने जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी, है ना। अभी थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे? पहले हम लोग पढ़ रहे थे वन का वर्गीकरण। तो कितने आधार पे वनों का वर्गीकरण हो सकता है, और उसके बाद उसमें से कुछ आधारों का अध्ययन हम लोग कर लिए थे। उसी उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग किस पे आ गए? प्रजाति के आधार पे वनों का वर्गीकरण। 2 आधार पे हम लोग वन का वर्गीकरण कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बातें किए हुए, है ना। तो प्रजाति के आधार पे वनों का विभाजन। तो सबसे पहले कौन सा? सागौन वन। सागौन क्यों रखा गया है सागौन और साल प्रजाति में? क्योंकि यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन हैं। तो इनको पहले से ही क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया, और उसके बाद फिर जो बचे हुए वन हैं उसको उसमें डाल दिया गया, है ना। तो क्या हो गया? सबसे पहला हो गया सागौन वन, दूसरा क्या हो गया? साल वन, और तीसरा क्या हो गया? मिश्रित वन। मतलब इसमें सभी प्रकार के वन आते होंगे, है ना। और भी जो उत्पाद होते हैं सागौन और साल के अलावा, वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब जाएंगे मिश्रित वन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? सागौन के वन से। ठीक है, तो सागौन वन, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस। इसको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको बिल्कुल याद रखना है। क्या है नाम? टिक्टोना ग्रैंडिस। एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस भी, और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। मैंने बोला था ना, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली उन चीज़ों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है। तो सागौन के वृक्ष का क्या है मध्य प्रदेश में? महत्वपूर्ण स्थान है ना। आप लोगों को सभी को पता है कि जो सागौन का वृक्ष है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है सागौन का वृक्ष? मध्य प्रदेश में होता है ना। तो चलिए, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के 17.8% भाग पे। अब देखिए 2019 की भी वन रिपोर्ट आई है, उसमें लगभग 19% ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो जो भी वो फर्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आया था। अब ये है कि देखिए, अब बहुत जगह बहुत चीज़ रहती है तो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। तो ये वाला क्या, ये 2017 वाला बहुत ज़्यादा श्योर है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। और इस बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में कि सागौन के वृक्ष का क्षेत्रफल कितना है, तो उसमें लिख दिया था लगभग 20%। ठीक है, तो अपन ये जानते थे 17.8%, तो सबसे पास वैसे भी 20% ही था, तो सबने क्या आंसर लगाया? 20% ही आंसर लगाया। तो इसलिए परेशान नहीं होना है आपको यहाँ पे। अब 2019 के बाद 19% या लगभग इसके आसपास का भी आंकड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, तो 17.8% या फिर 19%। बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष मिल रहा है? सागौन का वृक्ष मिल रहा है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में। ठीक है, लिखा है ना क्षेत्रफल। ठीक, आगे चलते हैं। प्रमुख क्षेत्र मतलब किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो होशंगाबाद, बोरी घाटी। बोरी घाटी अभ्यारण्य आप लोगों ने पढ़ा है ना। बोरी घाटी अभ्यारण्य कहाँ पे है? होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें इसलिए अलग से बोरी घाटी लिख दिया गया है ब्रैकेट बना के। उसके अलावा जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब ये हम लोग जान गए, पहले ही जब शुरुआत पे पढ़ा तो मैंने सबसे पहले क्या बताया? यही बताया कि भारत में सर्वाधिक कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश सागौन वृक्ष के लिए कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे है, फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपके सागौन वृक्ष के बारे में। और देखिए जो आंकड़े आए हैं वन रिपोर्ट के, अब वो ऐसा है कि देखिए अभी तो कोई नए आए नहीं, 2019 में आए थे, 17 में आए थे ना, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं उन आंकड़ों में, है ना। अब 1-2 साल में ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि बहुत ज़्यादा पेड़ आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा पेड़ कम हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो क्या है, तो सही है, अपने को क्या चीज़ें पढ़नी है और चीज़ें समझनी है। ठीक है, चलिए। साल 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 का वन, ठीक है, पहले क्या पढ़ लिया, सागौन के वन। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। पहला कौन था, पहला सागौन था, दूसरा क्या है, दूसरा साल है। इसका वानस्पतिक नेम क्या है, शोरिया रोबुस्ता। और उसका सागौन का क्या था वानस्पतिक नेम, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, लिखिए। क्या बताया मैंने, अभी अभी आप लोगों ने सुना, क्या था नाम, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, तब तक आगे चलते हैं। यह कुल वन क्षेत्रफल के 16.54% भाग पर स्थित है। ठीक है, मतलब कि सेकेंड नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, सागौन आ गया, और दूसरे नंबर पे साल आ गया। तो सागौन का क्या है, टिक्टोना ग्रैंडिस, यही बताया था ना साइंटिफिक नेम। और साल का क्या है, शोरिया रोबुस्ता। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रमुख क्षेत्र यानी किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो पहला मंडला, दूसरा बालाघाट, तीसरा सीधी, और चौथा शहडोल। ठीक है, यानी इस वाले एरिया में आसपास और भी क्षेत्र में पाया जाता है ना, एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक ऐसा नहीं रहता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, इसलिए हमेशा लिखा रहेगा इत्यादि, यानी और भी रह सकते हैं। और ये आपको समझ में आ गया, कहाँ के क्षेत्र बताए जा रहे हैं, सारे ये सारे क्षेत्र बताए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी के अगर और भी कोई जिला मिलता है तो बिल्कुल हो सकता है कि वहां भी ये वृक्ष पाए जाएं, इस तरह के वन पाए जाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ गया, मिश्रित वन। अब मिश्रित वन में हर तरह के वन मिक्सचर रहेंगे, छोड़ के किसको किसको, सागौन और साल के अलावा। ठीक है, तो क्या हो गया, यह वन मुख्यतः तेंदुपत्ता, महुआ, पलास, बबूल, खैर इत्यादि वन उपज वनोपज पैदा करते हैं। मतलब जो भी ये नाम है, ये वो सब नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन जो काउंट होते हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे तो और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मिश्रित में, है ना, लेकिन जो काउंट होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या, यह वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। एरिया क्या हो गया, एरिया वही वाला हो गया ज्यादातर, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी। अब वही वही वाला एरिया आ रहा है, आप सोचेंगे बाकी जगह कहाँ क्यों, आप लोगों को पता ही है कि क्या सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी एरिया में ही पाया जाता है, सर्वाधिक वन वहां पे है ना, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, पूर्व में है। तो कोई भी अगर क्लासिफिकेशन बता रहे हैं तो उस आधार पे क्लासिफिकेशन जो होगा वो उसमें एरिया के नाम किसके आएंगे, इधर के ही एरिया के नाम आएंगे। हालांकि इधर भी वन होंगे, ऐसा है नहीं कि जीरो वन है, थोड़े बहुत तो है, लेकिन उनके बारे में अपन उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े बहुत वन के बारे में क्यों उनको नाम डालना है ना। और वहाँ पे कोई ना कोई प्रकार के तो वन होंगे, या तो साल होगा या सागौन होगा या मिश्रित होगा, कोई और होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ गया, अगला क्लासिफिकेशन, क्या, प्रादेशिक आधार पे वनों के प्रकार, वनों का विभाजन किस आधार पे, प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पे यहाँ पे भी फिर कितने भागों में बटा, फिर से 3 भागों में बटा। आप ये देखते आ रहे हो, जिस भी आधार पे आप पढ़ रहे हो तो सब कितने भागों में बट रहे हैं, सब 3 भागों में बट रहे हैं, चाहे जित कोई भी आधार हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, है ना, यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, यहाँ पे अति सघन
वन पाए जाते हैं। सघन मतलब घने जंगल, है ना। अति सघन वन यानी बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र की। दक्षिणी नर्मदा मतलब क्या होगा? नर्मदा, जैसे ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है तो इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है ना। सतपुड़ा पर्वत है ना, तो अब ये समझ में आ गई, ये दक्षिण नर्मदा का क्षेत्र मतलब वहां से लेकर पूरा सतपुड़ा वाला एरिया कवर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विंध्य कैमूर क्षेत्र, अब ये कहाँ की बात हो रही है? अब ये नर्मदा घाटी हो गया बीच में, ये क्या हो गया? नर्मदा घाटी। ठीक है, नीचे क्या बता दी आपको? नीचे बता दी सतपुड़ा। तो अब ये विंध्य वाला कहाँ पे आएगा? इसके जस्ट ऊपर आएगा, क्या? विंध्य। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ये जब आप पर्वत पढ़े हो तब भी पढ़े हो, है ना। उसके बाद जब आप लोगों ने पठार पढ़ा है तब भी ये चीज समझी है ना। तो आप लोगों को अब ये पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं थी अब, है ना, क्योंकि आप पीछे से पढ़ के और समझ चुके हो, लेकिन एक बार फिर भी बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या? विंध्य कैमूर क्षेत्र, तो आपको पता चल गया विंध्य कैमूर क्षेत्र क्या हो गया, ये वाला। और ये सबसे पूर्वी वाले का नाम क्या है? कैमूर है। ये भी बताया था 3 भागों में जब बटा था, है ना। तो ये होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे कैसे वन है? यहाँ पे मध्यम सघन वन है। मतलब यहाँ अति सघन यानी बहुत घने होंगे, यहाँ मध्यम सघन मतलब क्या होगा? अच्छे खासे वन है, ठीक ठाक वन है, मगर बहुत ज्यादा घने नहीं है यहाँ के कंपेयर में, इससे कम है। फिर उसके बाद शिवपुरी मुरैना वाला क्षेत्र, मतलब कहाँ? ऊपर, कहाँ? दक्षिण भारत के पठार में, जहाँ की आप लोगों को पता है सबसे कम वर्षा होती है ना। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हो, अगर सबसे कम वर्षा हो रही है तो वहाँ जंगल भी काफी कम होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? शिवपुरी मुरैना वाला क्षेत्र क्या हो गया? यहाँ विरल जंगल। विरल मतलब बहुत कम, है ना, बहुत थोड़े बहुत। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये जो भी क्षेत्र हैं उनके नाम हैं। अब इनके अंदर अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कौन सा जिले वाला एरिया है वो लिखा है, अब वो समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और सिवनी। आप समझ ही गए दक्षिणी नर्मदा में क्या क्या आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विंध्य कैमूर का क्षेत्र, इसमें क्या क्या आ रहा है? सागर, दमोह, कटनी और सतना। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया था, क्यों? क्योंकि कैमूर लिखा था यानी पूर्वी होगा। विंध्याचल पर्वत पे स्थित पूर्वी जिले जो कैमूर के आसपास होंगे वही होंगे इसमें, है ना। ठीक है, तो अब कहाँ चलते हैं? शिवपुरी मुरैना वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है कहाँ? मध्य भारत पठार की बात हो रही है, तो वहाँ के जिले क्या हो गए? मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर। ये सब वाले जिले किसके हो गए? ये सब हो गए शिवपुरी मुरैना वाले क्षेत्र में, जहाँ पे विरल जंगल पाए जाते हैं, है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया किसके आधार पे? ये किसके आधार पे था? ये प्रादेशिक आधार पे था। चलिए, अब आगे चलने के पहले एक बार थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान जाते हैं, है ना। थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान जाते हैं। देखिए, सबसे पहला ये कौन सा कोर्स है? ये है प्री प्लस मेंस के बैच के बारे में, है ना। क्या इसमें प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी, है ना। इसकी लाइव क्लास आप लोग को यूट्यूब में मिल रही होगी, जो कि एक डेमो क्लास है ना। आप वो डेमो यहाँ पे आके भी ले सकते हो, मतलब ऑफलाइन भी ले सकते हो, क्योंकि ये कौन सा बैच है? ऑफलाइन बैच है। ये सिर्फ आपको ऑनलाइन डेमो ही दिया जा रहा है इसका। ठीक है, पेड कोर्स वाले में उनको दिखा सकते हैं ना एप्लीकेशन में, लेकिन फिर यूट्यूब में 10 दिन के बाद बंद हो जाएगा। तो इसकी क्या फीस है? इसकी टोटल फीस है 55,000 रुपए। ठीक है, तो कब किसकी बात हो रही है? प्री प्लस मेंस की बात हो रही है। अगर आप यहाँ जनवरी की जगह दिसंबर होगा, है ना, अगर आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको कितने की छूट मिल जाएगी? आपको 20,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। जो कि कोर्स आपको 55,000 में पढ़ने वाला था, वो अब कितने में पड़ेगा? वो आपको अब पड़ेगा 35,000 रुपए में। ठीक है, ठीक है, अब क्या है? केवल 50 लोगों के लिए जगह उपलब्ध है। केवल 50 लोगों का ही एडमिशन लिया जाएगा इस कोर्स के लिए।
ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है, अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी है और प्री प्लस मेंस की ज्वाइन करनी है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। 3 जनवरी से क्या हो जाएंगी, प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है डेमो। ठीक है, तो डेमो में तो आ ही सकते हैं ना, डेमो में कौन से आपके खर्च हो रहे हैं ना। आइए, देखिए, समझिए, परखिए, कैसी लग रही है क्लासेस। नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है तो आप आगे सोच सकते हो। ठीक है, गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है ना, इसीलिए सिर्फ 50 सीट। यहाँ पे भी कितनी, 50 सीटों की ही बात की जाएगी। ये किसके लिए है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, प्रीलिम्स बैच के लिए ये कोर्स की बात होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ किसकी पढ़ाई की जाएगी, प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई की जाएगी, है ना। इसकी भी क्या प्रॉपर जो बैच स्टार्ट होगी वो 3 जनवरी से ही स्टार्ट होगी, लेकिन इसका भी डेमो चल रहा है, आप देख रहे हो, है ना। चलता है सुबह 8 से 2, इसका डेमो चलता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या 30 मार्च तक हमारा क्या प्लान है, इसके लिए 30 मार्च तक सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, और फिर टेस्ट सीरीज भी साथ साथ आपकी होती रहेगी। जैसे आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो जाए और 30 मार्च के बाद आप क्या करो, 30 मार्च के बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए, है ना। रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, अगर आप 31 दिसंबर तक अगर आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको क्या होगा, 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। कितने में, 15,000 की फीस पे कितने की छूट मिल जाएगी, 5,000 की। मतलब इस ऑफलाइन बैच की जो प्रीलिम्स फोकस्ड है वो आप लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए में उपलब्ध होगी, जो कि अगर आप 31 दिसंबर से लेट करते तो आपको कितने में मिलेगी, आपको मिलेगी 15,000 रुपए में। ठीक है, तो समझदारी दिखाइए, और अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द मन बनाइए और ज्वाइन कीजिए। क्यों, अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। अब समय ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। ऐसा लगता है अभी कि बहुत समय है, बहुत समय, और देखते देखते पूरा समय गुजर जाता है। बहुत सारे लोग तो अभी तक बैठ के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, अब नोटिफिकेशन आ गया, अब किसका वेट करना है, अब किसी का वेट नहीं करना है ना। अभी मैं देखती हूँ कि सुबह 8 बजे की क्लास में इतने कम लोग आते हैं जब ये प्रीमियर होता है, तो कि नींद ही नहीं खुल पा रही भाई लोगों की। अब अभी भी नहीं नींद खुलेगी तो कब नींद खुलेगी आप लोगों की, हाँ। चलिए, तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अन्य प्रमुख उत्पाद। ठीक है, अन्य प्रमुख उत्पाद मतलब देखिए, मेन तो आप लोग पढ़ लिए, साल और सागौन। ठीक है, हमारे यहाँ मेन यही दोनों जंगल में सबसे ज्यादा होते हैं वृक्ष, तो उनके बारे में आपने डिटेल पढ़ ली है। अब जो प्रमुख हैं, इनके अलावा जो वृक्ष हैं, जो हमारे लिए प्रमुख कैसे बनता है जंगल, जो हमें ज्यादा ज्यादा राजस्व प्रदान कराए, है ना। ठीक है, किसी चीज में उपयोग आए तो उस हिसाब से। ठीक है, तो प्रमुख उत्पाद जो भी है अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बांस। बांस सभी लोग जानते हैं ना, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बैम्बू सॉइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्या है, बांस का वानस्पतिक नेम बैम्बू साइट। ठीक है, उपयोग क्या है इसका, कागज एवं लुगदी उद्योग के क्षेत्र में किया जाता है इसका उपयोग। कागज बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं। ठीक है, लुगदी से ही कागज बनता है ना, इसलिए उसको लुगदी उद्योग बोला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद प्रमुख क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा, तो कहाँ मिलता है, बालाघाट, बैतूल, ये देखिए जबलपुर हो गया, ये क्या है, ये जबलपुर, तो आप लोगों को पता ही है ना। जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और भोपाल। ठीक है, और बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी ये, हम लोग के रक्षा एकेडमी का जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ 51 रुपीज़ का एक कोर्स है, जिसमें आप लोग को 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं 51 रुपीज़ में, है ना। तो उसी वाले में क्या है, जितने भी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब पे फ्री, जो भी इंक्लूडिंग माई क्लास एमपी वाली, तो उन सब का क्या मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ उसी में मिलेगा, किसमें, 51 रुपीज़ वाले कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो आप बार बार पूछते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे जवाब दे रही हूँ कि सबको ये बात पता चल जाए, समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और एक सवाल और पूछा जा रहा है, मैम टेलीग्राम पे लिंक नहीं आया। वैसे तो आता है, मैं देखी हूँ, मगर शायद आज नहीं आया था, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप लोगों को पता ही है कि मेरे क्लास की प्रीमियर टाइम, जब प्रीमियम होता है क्लास, तो प्रीमियर का टाइम क्या है,
8 बजे का टाइम है ना, तो अपने आप आ जाइए। अब बेल आइकन आप प्रेस किए होंगे तो आपको वैसे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। या फिर प्रीमियर का जो ये एडवर्टाइजमेंट है जो भी है कि प्रीमियर 8 बजे होगा, ये तो पहले से एक दिन पहले ही रात में डाल दिया जाता है फिक्स करके, है ना, तो वो दिखता रहता है। तो उसमें आप जाके रिमाइंडर सेट कर सकते हो, तो आपको सुबह 8 बजे रिमाइंडर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको लिंक लेने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। इसमें फिक्स टाइम पे क्लास आ रही है यूट्यूब पे, आप आ जाओ 8 बजे, आपको क्लास मिल जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैंने उपाय और भी आप लोगों को बता दिए है ना। डेली रात में डली जाता है प्रीमियर 8 बजे सुबह, आके वहाँ पे रिमाइंडर सेट कर दीजिए, सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, तेंदु पत्ता, ठीक है। अधिकांश तेंदु पत्ता वृक्ष मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी जिलों में स्थित है, ठीक है। देश के कुल तेंदु पत्ते का 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मतलब 60% तो बहुत ही ज्यादा होता है ना। और किसकी बात हो रही? पूरे देश में, पूरे देश का जो 60% है ना, उसका उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। किसकी बात हो रही है? तेंदु पत्ते की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब तेंदु पत्ते का अकेले मध्य प्रदेश में उत्पादन सबसे ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में उत्पादन तो सबसे ज्यादा सौगौन का है, लेकिन क्या है, ये पूरे देश में जितना होता है उसमें से मध्य प्रदेश के हिस्से की बात हो रही है, तो वो सबसे ज्यादा लगभग 60% है, ठीक है। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देश में प्रथम स्थान है। अब 60% उत्पादन कर रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई कि प्रथम स्थान ही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या उपयोग क्या होता है, ये किसके बारे में बात हो रही है? उपयोग। मैं बोली हूँ ना कि कोई भी वन उपज तभी उपयोगी माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, जब उससे क्या राजस्व की प्राप्ति हो सके। तो इससे क्या होता है? इससे बनती है, इनकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी जानते होंगे आप लोग, है ना, सिगरेट का देसी भाई बीड़ी, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात नहीं है चाहे सिगरेट पीना या फिर बीड़ी पीना, ठीक है। क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ रहा है, ठीक है। पढ़ना तो है। जान गए हम लोग किससे बनता है? तेंदु पत्ते के पत्ते से बनती है क्या? बीड़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लाख, लाख के कीट सर्वाधिक बैर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाए जाते हैं, ठीक है। उमरिया में, अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या उमरिया में लाख का सरकारी, लाख बनाने का होना चाहिए, ठीक है, या फिर लाख का भी ठीक है, कोई बात नहीं। लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। कहाँ पे? उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है। बिल्कुल याद रखना है, रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है इस बात को, ठीक है। लाख का उपयोग किस में किया जाता है? चूड़ी उद्योग में किया जाता है। आप लोग सुने होंगे, है ना, कि लाख की चूड़ियां, ऐसा बात करते हैं ना घर पे, सुना होगा आप लोगों ने अपने माता जी लोगों के मुंहों से, ठीक है बात ये। चलिए, लाख के कीट संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? जबलपुर में। लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में बनाया गया है। लाख का सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया में है। लाख का उपयोग क्या है? तो चूड़ियां बनाने में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, लेकिन आई होप आप लोगों को समझने में समस्या नहीं आ रही होगी, है ना। आप लोग, मैं ये देख रही हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं आप लोग, है ना, मेरी क्लासेस को। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखे, है ना। तबीयत खराब है फिर भी मैं आई हूँ, किसके लिए? आप लोगों के सपोर्ट के कारण, क्योंकि मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। आप लोग रोज सुबह इंतजार कर रहे हैं 8 बजे, तो मेरे को 8 बजे आपसे मिलना ही है सुबह, है ना। तो इसीलिए मैं भी पूरी तरह से प्रयासरत हूँ कि आपका इसी तरह प्यार बना रहे, है ना। अपने दोस्तों से भी इसी तरह बताइए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है वीडियो, तो बताना चाहिए ना, उनका भी कुछ फायदा हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खैर वृक्ष, खैर वृक्ष क्या, कहाँ पे मिल रही है? शिवपुरी, बानमौर, मुरैना में, ठीक है। और इसका ये क्या है? सॉरी, कत्था बनता है खैर से, है ना। खैर से क्या बनता है? पहली बात तो क्या, कत्था बनाया जाता है। कत्था सब लोग जानते हैं ना, जो पान में लगता है वही वाला कत्था, हाँ वही कत्था, ठीक है। खैर से कत्था बनाया जाता है। इसका सरकारी कारखाना 2 जगह है कत्था बनाने का। कहाँ कहाँ? शिवपुरी में और बानमौर मुरैना में, याद रखना है ना, ठीक है। तो किसका अभी इससे पहले पढ़े थे? सरकारी कारखाना उमरिया में है। किसका पढ़े थे हम लोग?
अभी उसका पढ़े ना, लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पे, उमरिया में है, ठीक है। और अब याद रखना है, खैर से जो कत्था बनता है, कत्था बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है, दो जगह है, शिवपुरी और बानमौर मुरैना में है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहाँ, हर्रा वृक्ष कहाँ है ये, छिंदवाड़ा मंडला के क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ कहाँ, छिंदवाड़ा और मंडला के क्षेत्र में पाया जाता है। बनता क्या है हर्रा से, त्रिफला, अच्छा आप त्रिफला चूर्ण का तो नाम सुने ही होंगे, बहुत फेमस चूर्ण है ना, कुछ भी पेट की समस्या हो त्रिफला चूर्ण सजेस्ट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हर्रा ही होता है, ठीक है। क्या क्या होता है त्रिफला चूर्ण में, हर्रा, बहेरा, आंवला का मिश्रण होता है, इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है, किसका, हर्रा के वृक्ष का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, आयुर्वेदिक वृक्ष है क्या, हर्रा, ठीक है। आगे चलते हैं अब। इसके बाद क्या, महुआ, महुआ का वानस्पतिक नेम क्या है, मधुका लैंगिफालिया। अब आपको ये याद रहेगा, मतलब याद नहीं भी रहेगा तो आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे, क्या, महुआ नाम मिलता जुलता, ठीक है, ये मधुका, महुआ का मधुका कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अब एकदम इतना ज्यादा मिलता जुलता ऑप्शन नहीं देते हैं, ठीक है, इन सब चीजों में, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। अब ये मिलता कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग कच्ची शराब बनाने में और औषधि बनाने में भी किया जाता है, किसका उपयोग, महुआ का उपयोग किसमें होता है, कच्ची शराब बनाने में, और औषधिक उपयोग भी है, सिर्फ यही उपयोग नहीं है। और हम लोग क्या, अच्छी चीजें कम जानते हैं, बुरी चीजें सब सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते होंगे, ये नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, गोंद। गोंद क्या, गोंद के बारे में यह बबूल, अचार, कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र है छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और शिवपुरी, मतलब इन क्षेत्रों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ और शिवपुरी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रमुख आप लोगों को मैं पूरा क्या बता दी हूँ, वनों का, वन में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, पहली चीज अपन ने पढ़ा वन क्या है, दूसरी चीज आप अपन ने पढ़ी कि वनों का वर्गीकरण कितने भाग, कितने प्रकार से, किस आधार पे हुआ, फिर उन आधारों में कितने प्रकार है, तो सब में तीन तीन प्रकार आपने वो भी पढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसके अलावा अन्य प्रमुख वन उत्पाद पढ़ा, है ना, कि जो भी वन उत्पाद इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब वन उत्पाद खत्म हो चुके हैं, अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, अब आप लोगों को पढ़ना है राज्य के प्रमुख वन संस्थान, है ना, जो भी वन से संबंधित संस्थान है, कहाँ, राज्य की बात हो रही है, ना कि पूरे देश की बात हो रही है ना, राज्य के प्रमुख वन संस्थान पढ़ने वाले। अब ये जो लिखा है मैंने 10 पॉइंट्स, इसमें जिसके सामने ईयर लिखा है उसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना है, बिल्कुल याद रखना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ एकदम दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। और जिसका नहीं लिखा है मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे मत भागिए कि इसका क्या डेट है, इसका क्या डेट है, जो लिखा है वो याद कर लीजिए, मोर देन इनफ, मोर देन सफिशियंट। आप जिसने भी पहले ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ, इस जो ये सीरीज आया, ये वीडियोस आए, इसके पहले जिसने भी थोड़ा बहुत बुक से भी एमपी पढ़ा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा कि एमपी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की कवर हो रही है ना, कोई भी पार्ट नहीं छूट रहा है, हर छोटा सा छोटा पार्ट कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अरे उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी, क्या, ठीक है, वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अभी, क्या, वन नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसमें कहीं नहीं लिखा है इसलिए, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज पहली इंपॉर्टेंट होती है और सबसे नई इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले ही बताया, तो इसको नोट कर लीजिए आप पहले, क्या, प्रथम वन नीति कब आई है, प्रथम वन नीति 1952 में आई है, प्रथम वन नीति कब आई है, 1952 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूं मैं, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, नवीन
वन नीति, नवीन वन नीति कब आई है? 2005 में आई है। तो दोनों याद रखना है क्या? पहली वन नीति 1952 या 1952, नवीन वन नीति क्या 2005। अब ये मैं मेंशन करना भूल गई हूँ ना, वन पार्ट वन में है ना पार्ट टू में है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है? याद रखना है बिल्कुल। प्रथम वन नीति 1952, नवीन वन नीति 2005। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं क्या, राज्य के प्रमुख वन संस्थान। सबसे पहला भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। कब बना, कब स्थापना हुई? 1982 में। तो क्या बोला? भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल 1982। ठीक है, आगे चलते हैं। संजीवनी संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो जो मेन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? वो है देहरादून में है, ठीक है? जो ये वन रिपोर्ट वगैरह आते हैं कौन निकालता है? यही निकालता है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान ही निकालता है, जो कि कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है? उसके बाद अब क्या बता रही है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय की बात हो रही है, वो कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अब ये एक ही संस्थान, पूरे संस्थान तो एक ही है, लेकिन एक ही जगह से हर जगह काम नहीं कर सकते ना, इसलिए कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए इन्होंने, जिसमें से एक कहाँ पे है? अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ठीक है? याद रहना चाहिए ये। वन विकास निगम, ठीक है, भोपाल 1975। अब देखिए, कुछ भी चीज आप पढ़ने वाले हो, चाहे आप वन पढ़ो, चाहे आप खनिज पढ़ो, चाहे आप पर्यटन पढ़ो, तो ये दो तीन चीजें आप लोगों को सबका पढ़ना ही पढ़ना है। क्या? वन विकास जो भी है उनका विकास निगम आप पढ़ोगे, और उनकी नीति पढ़ोगे, जैसे अभी मैंने बताया वन नीति, उस तरह से, ठीक है? चलिए, तो वन विकास निगम कब भोपाल में कहाँ पे बनाया गया? भोपाल में कब? 1975 में। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में कब? 1971 में, ठीक है? उसके बाद मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम कहाँ पे है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम कब बना? 2005 में बना, जबकि क्या आई थी? नई वन नीति, ठीक है? तो नई वन नीति के अंदर ही ये सब चीजें प्लान की गई होंगी, है ना? 2005 में कि क्या किया जाए? इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना की जाए, ठीक है? प्रथम वन राज्य महाविद्यालय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीईबी या व्यापम का एग्जाम हो या फिर एमपी पीएससी का एग्जाम हो। तो प्रथम वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पे है? बालाघाट में। कब किया गया स्थापना? 1979 में किया गया। तो पहली वन नीति 1952, दूसरी वन नीति 2005, पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ, महाविद्यालय कहाँ? बालाघाट में 1979। और दूसरा कहाँ पे बनाया गया? दूसरा वन राज्य महाविद्यालय कहाँ बनाया गया? बैतूल में, जस्ट एक साल बाद। किसके? पहली वन राज्य महाविद्यालय के जस्ट एक साल बाद, जो कि बालाघाट में थी, और दूसरी वाली कहाँ है? बैतूल में है। कब बनी? 1980 में बनी। अब मैं ये इतना बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल गा गा के बोल रही हूँ क्या? इसलिए ना कि बार बार सुनो आप लोग तो चीजें आपको याद हो, नहीं तो लिख लिया है ऐसे ऐसे बता देती, आगे बढ़ जाती है ना। तो बार बार बोलने का कोई मतलब है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है? क्योंकि बहुत बार सुनी हुई चीजें क्लिक हो जाती हैं, अचानक से होती हैं, ऐसा होता है, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है? मेरे साथ भी हुई है और सभी के साथ होता है, ठीक है? चलिए, आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे है? भोपाल में है। कब बना? 1987 में बना। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल 1987। 82 में क्या था? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ठीक है? आखिरी क्या है? पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? इपको।
क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इपको। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इपको। ठीक, कहाँ पे है ये भी है भोपाल में है। और कब बनाया गया इसको, जनवरी 1987 में इसकी स्थापना की गई। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लिया करें और फिर उसको एक बार पढ़ा भी करें। ठीक, चलिए, अब आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों का वन खत्म हो गया है, वन का सभी कुछ कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, सभी कुछ हो गया है कवर। सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने जो वन में आइडियली पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपका टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। कहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, कितनी मिलती है, क्या होता है उस मिट्टी में, उत्पादन, उपज, वो सब सब कुछ पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या शुरू करेंगे, उसके बाद से शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिट्टी। आज का टॉपिक क्या था, वन पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, तो इसी तरह देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए, है ना, और अपने दोस्तों से ज्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।